बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, महंगाई पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी है और उसे ये लगता है कि अगले शायद 7 से 8 दिन जो हैं वो उसके पास कोई पैसा ना बचे और उसके लिए खाने का कोई सामान मौजूद ना हो। वफाकी हुकूमत का भी यही हाल है, हमारी मईशत का भी यही हाल है। हमारे पास 1 महीने की इंपोर्ट बिल के बराबर पैसे हैं, जबकि हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि 4.5 अरब डॉलर नहीं बल्कि हमारे यहाँ तो 10 अरब डॉलर मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि कमर्शियल और प्राइवेट बैंक्स के पास जो 6 अरब डॉलर मौजूद हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। तो फिर इस तरीके से अगर लगाना है तो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़जाना साहब आपकी भी बहुत कमाई है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान की है, फिर उसको भी गिन लीजिए। जितने वज़रा इस वक्त मौजूद हैं उनकी कमाइयों को भी गिन लेना चाहिए, उसके बाद आम आवाम की भी कमाई गिने तो पाकिस्तान तो फिर कभी दिवालिया हो ही नहीं सकता। अगर आपका पैमाना यही है तो फिर पाकिस्तान में महंगाई नहीं है। अगर पैमाना उसूल के पैराए के ऊपर है तो फिर पाकिस्तान में होशरुबा महंगाई हो चुकी है, जिसका इदराक वफाकी हुकूमत को भी है। इसका हल क्या होगा? क्या आटे के बहरान में यूं ही कतारें लगी रहेंगी और आटे का हुसूल इसी तरीके से मुमकिन बनाना पड़ेगा? राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, सस्ती आटा महंगा, ये इस वक्त बातें चल रही हैं और ये एक टैगलाइन चल रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हर साल एक ही कहानी फिर से हमें दोहरा के सुनाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यहाँ सर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी क्लियर बात है कि ये कहानी सुनाई नहीं, दोहराई नहीं जाती, ये कहानी बनाई जाती है और ये कहानी बाकायदा हुकूमत बना रही है। आप मुझे बताएं, वजीर खजाना की आपने बात की, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ पाकिस्तान के 2 सियासी खानदानों की फाइल की रकूम को पाकिस्तान ले आए, उनका पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा ले आए, उनके पास जितनी रकमें हैं, जितने उन्होंने पाकिस्तान से पैसे कमाए हैं, एक जरदारी खानदान और एक शरीफ खानदान, तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स भूखा सोता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको पाकिस्तान पर एक पैसे का भी कर्जा नजर नहीं आएगा। दरअसल मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को लूटने आते हैं, पाकिस्तान को लूट कर चले गए, पाकिस्तान से खाकर चले गए, ये इनका काम है। इसके अलावा इनका काम क्या है? पाकिस्तान के अंदर जो आज सूरत हाल है, आप मुझे जरा पाकिस्तान की तारीख में उठा के बता दें कैसी सूरत हाल थी। क्या आटे की लाइनों में लग के लोग अपनी जिंदगी की बाजी हारते थे? क्या 45 से 50 रुपए में नान रोटी मिलती थी? क्या 3200 रुपए में आटे का थैला मिलता था? हम जरी मुल्क हैं, हमारी यहाँ पे गंदम की कमी नहीं थी, तो ये कमी कहाँ से आई बताया जाए। अफगानिस्तान गंदम सप्लाई कौन दे रहा है? स्मगलिंग कौन कर रहा है? वहां पे कौन पहुंचा रहा है? मेरे पास नाम मौजूद हैं पाकिस्तान के उन बड़े लोगों के, जिन बड़े लोगों ने इस पाकिस्तान से गंदम अफगानिस्तान पहुंचाई, जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का आम आदमी एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, मेडिसिन लोगों के पास नहीं है, बच्चे स्कूलों में जाना छोड़ गए हैं, खाने के लिए एक नवाला नहीं है, घी नहीं खरीद सकते, चावल नहीं खरीद सकते, कोई चीज नहीं खरीद सकते। अब मौत सस्ती, आटा महंगा है, $2.5 पर केजी मुर्गी है, आपका प्याज डॉलर से महंगा है और हुक्मरान जो है वो जिनेवा में जाते हैं। कितने लोग? तो फौज जा रही है, जाके देखें वो कहाँ ठहरते हैं। उन होटलों में ठहरे हैं जिनका किराया लाखों में बनता है। चले मुझे बताएं, वजीर आजम तो चले गए, वजीर खारजा भी चले गए, बाकियों का जाना इतना जरूरी था? क्या उनके पैसे जो थे वो पाकिस्तान की कौम पे नहीं लगने चाहिए थे? साहब, वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हैं, उन लोगों का मुकदमा जिनकी खैरपुर में गए हैं, पाकिस्तान का मुकदमा जिनकी खैरपुर के अंदर नवाज के पास कौन सा होता है? कौन पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गया है? ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने नहीं गए, ये पाकिस्तान की दौलत को लुटाने गए हैं। राणा साहब, वो उनका मुकदमा लड़ने गए हैं जिनकी सैलाब मुतासरा खैरपुर में बच्ची सर्दी की हालत में बिना छत के ठिठरती हुई नमूनिए का शिकार हुई और अब मर गई, वो उसका मुकदमा लड़ने गए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये उसका नमूना लड़ने गए हैं। खैरपुर में बच्चियां मर जाए, भट्टू जिंदा है।
सिंध के अंदर लोग आटे की लाइनें कतार में लाके आटा लेते हुए मर गए, लेकिन भट्टो जिंदा है। सिंध के अंदर आज भी सैलाब का पानी नहीं निकला, लेकिन भट्टो जिंदा है वहां पे। सिंध के अंदर आज पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है, लेकिन भट्टो जिंदा है। मुझे बताया कि ये रैली में सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, हर जगह पे ये सारा कुछ हो रहा है। खुदा का खौफ नहीं इनको आता। अब अवाम, आपको एक बताऊं, जिसका बच्चा भूख से मरेगा ना, वो खुदा की कसम हुकूमत के खिलाफ निकल आएगा। मुझे अब एक इंकलाब नजर आ रहा है, किसी लीडर की किसी को जरूरत पेश नहीं आएगी, लोग निकलेंगे। अगर इंकलाब नहीं तो फिर मुल्क में कानून जो है उसको तोड़ा जाएगा, फिर मुल्क के अंदर चोरी डकैती की वारदातें होंगी, फिर मुल्क के अंदर जो है यहाँ पर लाकानूनियत हो जाएगी। इसलिए कि भूखा कौन सोएगा, किसका दिल करेगा उसका बच्चा भूखा सोए। मुझे इस पाकिस्तान में 20 नहीं, मुझे इस पूरे पाकिस्तान में 80% लोग भूखे सोते नजर आ रहे हैं, 20% लोग हैं जो रोटी खाते हैं। तो आप 20% लोग कौन है? खरबपति लोग, अरबपति लोग। मुझे बताएं कि 1 लाख रुपया सैलरी वाला क्या आज के इस दौर में गुजारा कर सकता है? मुमकिन ही नहीं है यासर साहब, नहीं है मुमकिन। ये मुआशी निजाम तो बेहतर नहीं हो रहा, ये सियासी हलचल कब तक चलेगी? सियासी हलचल मैं आपको बताऊं, सियासी हलचल मेरी आज पेशेंट को इस ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी इन्होंने तैयारी शुरू की है। इन्होंने 2 साबका गवर्नर्स, एक साबिक वजीर, इसको तैयार किया है कि आप पंजाब में पीटीआई को तोड़ें, पीटीआई को खत्म करें। दोनों गवर्नर, साबका गवर्नर पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक को ओवरसीज की ड्यूटी दी गई है और साथ एक बड़ी मारूफ बरादरी की, और दूसरे को पैसा लगाकर किसी और चीज की ड्यूटी दी गई है। तीसरे को कहा गया तुम जोड़ तोड़ के मास्टर हो, तुम करो। अब्दुल रहीम खान ने तो इनकार कर दिया, उसने तो आज वाज़ेह कर दिया। तो इस सारे हालात में आवाम मर रही है और ये जोर तोड़ पे लगे हुए हैं, आवाम भूखी मर रही है और इनको और कुछ नहीं आता। ये कहते हैं हर सूरत में हमने पैसे कमाने हैं, हर सूरत में हमने अपनी मौजें मारनी है, हर सूरत में हमने कप्तान की कुव्वत को खत्म करना है, कप्तान की पार्टी को खत्म करना है, पाकिस्तान के अंदर सियासत में अपना लोहा बनवाना है। और भाई ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ खाने को दे, पाकिस्तान की माशियत को बेहतर करें। इसहाक डालर साहब किस लिए आए थे? इसहाक डालर यहाँ पर लोगों को जलील करने आया था, आज वो लोगों को जलील कर रहा है। आज अवाम जो है मर रही है भूख से और ये मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, इनके पास और काम कोई नहीं है। तो आप ज़हन में रखिएगा, आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर देंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों के घरों का मुहासरा शुरू हो जाएगा जो अवाम को डिलीवर नहीं कर रहे, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी खानदान से है, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी ग्रुप से है। उन्हें माफी नहीं मिलेगी। इसलिए माफी नहीं मिलेगी कि अब अवाम फैसला कर चुकी है, और जब अवाम फैसला कर ले तो 2 साबिक जो गवर्नर्स हैं उनको क्या टास्क मिला हुआ है, किसके खिलाफ मिला हुआ है, और क्या वो टास्क जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। उन दोनों साबका गवर्नर को तहरीक इंसाफ के खिलाफ टास्क मिला हुआ है, और टास्क ये है, इनके जहन में है कि चंद दिन बाद इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, पार्टी चेयरमैनशिप खत्म हो जाएगी, और उसके बाद पार्टी इंतशार का शिकार होगी, और फिर ये लोग यहाँ पर मौज मस्ती करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, पार्टी को तोड़ेंगे, उसको हाईजैक करेंगे। और एक को टारगेट मिला है कि इमरान खान के ओवरसीज में बहुत कनेक्शन है, ओवरसीज उन्हीं की वजह से सारा कुछ करते हैं, तो ओवरसीज को तोड़ने का मिला। आप समझ गए, मैं नाम लिए बगैर आपको, आप मेरा इशारा समझ गए। तो ये सारा कुछ हो रहा नहीं होगा। एक फैसला जमीन पर होता है और सबसे बड़ा फैसला कुदरत करती है। कुदरत के किए हुए फैसले अटल होते हैं, जमीन पर किए हुए फैसले खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका क्या ख्याल है? वो 9 बच्चों का बाप जो कल आटा लेने गया मर गया, उन बच्चों की खाएं नहीं लगेगी? ये मासूम बच्ची जो सैलाब ज़दगान की थी, जो बेचारी मलेरिया से दवाई न मिलने पर तरफ तरफ का सर्दी में मर गई, क्या उसकी बददुआ नहीं लगेगी? क्या हजारों लोग जो आज बेसरो सामानी के आलम में अपने घरों की छतों के बगैर बैठे हैं, क्या उनकी बददुआएं नहीं लगेंगी? अर्श पे बैठा अल्लाह ताला जो है वो देखता है, और जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है लेकिन खींची जाती है। और यासर ये सारा कुछ होने वाला है। आपको पाकिस्तान के अंदर ठहर जाएं, सिर्फ 4 से 5 दिन बाद आप पाकिस्तान के हालात देखिएगा किस तरफ जाता है। आज एक नया ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने कि जनाब आप कोरोना शुरू हो गया। आप मुझे बताएं कौन से कोरोना की ये बात कर रहे हैं?
फिर लोगों को बेरोजगार किया जाएगा, फिर कोरोना के नाम पर लोगों के साथ वो काम किया जाएगा जो इंतहाई गलीज है। ये एक नई चाल चली जा रही है और हुकूमतों को अवाम को डिलीवर करना चाहिए। हुकूमतों को अवाम से लूट मार का बाजार गर्म नहीं करना चाहिए। राणा साहब, एतमाद के वोट के हवाले से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या लगती है? चेयरमैन PTI तो कहते हैं कि एतमाद के वोट का अगर उसकी गाइडलाइन देगी, अदालत देगी तो हम दिलवा देंगे। एतमाद के वोट के बाद हम नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे, कैसे मुमकिन होगा? इंतखाबात, आज मेरी बात लिख ले, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, फरवरी में नए इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, कबल वक्त इंतखाबात होंगे और PTI जो है वो 11 तारीख को अदालती फैसले के बाद मजीद आगे जाएगी और पंजाब की असम्बली उस वक्त डिसॉल्व की जाएगी जब कप्तान को पता होगा कि इलेक्शन की डेट कहां से मिलनी है। और जहां से इलेक्शन की डेट मिलनी है वहां से राब्ते जो है किसी तरफ से शुरू हो चुके हैं। और आप ज़हन में रखिएगा, ये जो जनेवा गए हैं ना, ये पाकिस्तानी कौम के लिए टैक्सों का तोहफा लेके आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम के लिए उन पर एक खुदकश टैक्सों का, महंगाई का बम गिराने वाले हैं। और उस बम के बाद आपको नजर आएगा कि इनके सहूलतकार हो, इनके सरप्रस्त हो, इनके चाहने वाले हो, सब इन्हें छोड़ जाएंगे और आखिर आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बगैर किसी सूरत में इस पाकिस्तान की इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बगैर पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है, लेते हैं ब्रेक के बाद वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात के ऊपर बेजा बहस इस वक्त हो रही है और बहस होनी भी चाहिए, लेकिन बेजा नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए कि किन उमूर के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी से क्या मसाइल हल हो जाएंगे, या पाकिस्तान के अंदर आप अपनी बेहतरी सिर्फ दिखाने के लिए इश्तिहारात छपवाते रहें, क्या उससे बेहतरी आ जाएगी? क्या आवाम के मसाइल हल होंगे? क्या शाय खुरनोश की कीमतों में कमी वाक़ हो जाएगी? क्या उनकी कुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी? क्या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आप पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ पाएंगे? क्या हमेशा कशकोल हाथ में उठा के गदागरी करते रहेंगे, या पाकिस्तान को एक अजीमुश्शान मुल्क बनाने के लिए अपने आप से आगाज करेंगे? किफायत शारी करनी है तो खुद से करें आगाज, लेकिन करेगा कौन? ये बेशुमार मसाइल जो इस वक्त पाकिस्तान में जन्म ले चुके हैं, जो सियासी हालात को भी मुस्तहकम नहीं होने दे रहे, जिसके असरात मुआशी हालात के ऊपर पड़ रहे हैं, ये किन वजूहात की बुनियाद पे हैं और बेहतरी के इम्कान कहां से रोशन होंगे, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह जी, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शाह जी, अभी मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो पंजाब के ऊपर सब लोगों की नजरें अवाम के मसाइल के ऊपर नहीं है, अवाम की मुश्किलात के ऊपर नहीं है। पंजाब पे हक के हुक्मरानी कौन रखेगा? वफाक भी यही सोच रहा है, पंजाब में बैठे लोग भी यही सोच रहे हैं। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? देखिए, बहुत से लोग इस वक्त सियासत का सोच रहे हैं और बहुत कम लोग इस वक्त रियासत का सोच रहे हैं। इस वक्त रियासत को बेपनाह चैलेंजेस का सामना है, और वो चैलेंजेस ये हैं कि मुल्क में मईशत जो है वो टैंक कर गई है। आप जो है दिवालियापन के करीब तर पहुंच चुके हैं। आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 1 महीने की इंपोर्ट के बराबर नहीं रहे। 30 से 40% आपकी जो सनत है वो बंद हो चुकी है। ज़राअत में इस वक्त ये कैफियत है कि गंदम को खाद की ज़रूरत है और खाद दस्तयाब नहीं है, रेट चढ़ते चले जा रहे हैं। आटे का बहरान आपके सामने है, और ये कोई अचानक नहीं हुआ। आटे का बहरान कई महीनों से हमें दिखाई दे रहा था कि ये जन्म ले रहा है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात दुरुस्त नहीं थी। वो अपने इक़्तिदार को दवाम देने में अपना वक्त सर्फ कर रहे थे, वो जोड़ तोड़ की सियासत में लगे हुए थे, और वो नैब से अपने केसेस का छुटकारा पाने के लिए कवानीन में तरामीम पर उनकी तवज्जो मरकूज थी। नतीजतन
शाह साहब ये दुरुस्त है आपकी बात सारी, ये बता दें अब इसका हल क्या है? कौम तो मर रही है, आपको पता कल आटा लेने जाने वाला एक शख्स मर गया, उसके 9 बच्चे हैं। इसी तरह अब आटा जो 30 रुपए का थोड़ा हो गया है, और हालत यह है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब कब तक इंतजार करना पड़ेगा कौम को? कब कौम की सारी नजरें आप लोगों पे? देखिए, पहली बात तो ये है, हमारी नजर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में जो मौजूदा सेटअप है, ये जो पीडीएम का है, इसमें डिलीवर करने की सलाहियत नहीं है, इनके अंदर रब्त नहीं है। इस वक्त डिसीजन मेकिंग बर वक्त डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। आप देखें ना, आप जब वजीर आजम ही मुल्क के बात ऐसी करें जिसको झुठला दिया जाए तो कौम को शर्मिंदगी होती है। जो आईएमएफ की एमडी है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने राब्ता किया। आपकी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो उसकी कैफियत ये है, लोगों की दिलचस्पी इतनी कमजोर दिखाई दे रही है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस जो होनी थी, अब उसको क्लाइमेट रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जा रहा है। अब हल क्या है? आपका सवाल था हल क्या है? हल मेरे भाई, फौरी तवज्जो देनी है 2 इश्यूज पर, एक मईशत को संभालने पर, और दूसरा दहशतगर्दी का जो बढ़ता हुआ रुझान है उसे काबू करना। उसके लिए आपको एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो बड़े फैसले कर सके, जिसके पास आवाम का मैंडेट हो, और उसके लिए वाहिद हल हमारी नज़र में, हम पिछले कई माह से कह रहे हैं लेकिन लोग तवज्जो नहीं दे रहे, नए इंतखाबात हैं। अच्छा शाह जी, मान लिया जाए नए इंतखाबात हो गए, नई हुकूमत आ गई, नई हुकूमत के पास हल क्या होगा बेहतरी के इम्कानात को रोशन करने के लिए? पहली बात तो ये है, जो नई हुकूमत आएगी उसके पास आवाम का मैंडेट होगा। होपफुली इंशाल्लाह एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसका दामन साफ होगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी, और वो मुश्किल फैसले, जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, जो हमें दरकार है, वो फैसले करने की सलाहियत रखती होगी। अभी तक क्या हुआ है, टिंकरिंग हुई है। अब मामला इतना आगे बिगड़ चुका है कि टिंकरिंग से मसला हल नहीं होगा। आईएमएफ के साथ मुआहदा हो भी जाए, हमारे दोस्त ममालिक वक्ती तौर पर हमें बेल आउट कर भी लें, ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। हमें हल खुद तलाश करना होगा, और उसके लिए हमें अपने मुल्क के अंदर अंदरूनी माशी इस्लाहात दरकार हैं। अच्छा शाह साहब, दुरुस्त कहा, मुझे ये बता दें कि क्या आप लोगों से इन हालात को देखकर कोई राब्ता कर रहा है? जिन राब्ताकारों का राब्ता करना होता है, क्या उनकी तरफ से कोई राब्ते शुरू हुए हैं? जी, मैं अर्ज कर दूं, हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है, और ना हम राब्तों पर हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो एक वाज़े पैगाम दे रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने कराची में ख़वातीन के कन्वेंशन से खिताब किया, तो उन्होंने भी कहा कि जिम्मेदारी आपकी है, पाकिस्तान की आवाम की है कि वो आगे बढ़ें और मुल्क की बका के लिए जद्दोजहद को जिहाद समझे। शाह जी, अगर देखा जाए, आप ये कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो हुकूमत में आएंगे। सिंध के अंदर पीएसपी, एमकेएम हकीकी, एमकेएम पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट, उनको मुतहद किया जा रहा है आपके खिलाफ। बलूचिस्तान में बीएपी के जम होने की बातें हो रही हैं कि वो बड़ी 2 जमातों में जम हो जाएगी। पंजाब की अगर सूरत हाल देखें तो पंजाब में आपके जो पुराने रुफ़का थे, अब उनकी एक पार्टी मंजर आम पे आने की कोशिश हो रही है कि वो आपको टफ टाइम देंगे। तो फिर किस तरीके से 2/3 अक्सरियत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को रोका जाए, और उसके मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी लोगों को भगाया जाता है, कभी मुनहरिफ किया जाता है, कभी केसेस में उलझा दिया जाता है, कभी इमरान खान पर नाअहली की तलवार लटका दी जाती है। वजीराबाद का वाकया आपके सामने ही है, तो अल्लाह का करम हुआ कि जान बच गई। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं, फैसला अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान
पाकिस्तान का जो बाशऊर तबका है उसको फैसला करना है। वो मुल्क के हालात से जो इस वक्त हमें लगता है बेशतर लोग मायूस दिखाई दे रहे हैं, उन्हें उठकर फैसला करना होगा और इन सारे इंजीनियरिंग के अज़ाइम को जिसे कहते हैं ना हाथ में मिलाना होगा। कोशिश तो हो रही है, उस कोशिश के बरक्स अगर आवाम में शऊर बेदार हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और उसका हल क्या है, तो मैं समझता हूं कि मामलात जो है वो काबू में आ सकते हैं। जैसा ये तो हो गया, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को नाअहल कर देते हैं और जो उनकी ख्वाहिश है, तो पार्टी का रिएक्शन क्या होगा? कोई एहतजाजी तहरीक, हालतों का रुख क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं दिखाई देता कि उनके पास कोई ठोस जवाब है खान साहब को नाअहल करने का, लेकिन उनके इरादे हैं। खान साहब खुद कह चुके हैं कि उनके इरादे हैं कि किसी न किसी तरीके खान साहब नाअहल हो जाए। इमरान खान की जो अपील है ना, जो उनका बयानिया है, मेरी नज़र में लोगों की ज़हनशी हो चुका है। इमरान खान आज भी जिस सूरत में भी हो, आप देखें पिछले कई हफ्तों से जब से वजीराबाद का कातलाना हमला हुआ है, वो पब्लिक में तो नहीं है, घर बैठे हैं और घर बैठ के वो जूम के जरिए या टेलीविजन के जरिए लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की सियासत का महवर इमरान खान ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आज भी पॉलिटिकल सेंटर स्टेज जो है वो इमरान खान के पास है। तो इमरान खान की जो कैपेसिटी है लोगों तक रसाई की, इमरान खान की जो कैपेसिटी है कैंपेन करने की, जो उनमें जो रेजिलियंस है और जो उनमें हिम्मत है, जो उनका हौसला है, वो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। लोग उनकी तरफ देखेंगे वो जहां भी हो। शाह साहब, एक तरफ तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर नॉकआउट देखेंगे, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद तो इलेक्शन तो दरकिनार, पार्टी चेयरमैनशिप भी शायद पास ना रहे, बातें तो इस तरह की हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज को बनाया जाना और अब उनके पार्टी इंतखाबात की तैयारी, क्या अगली वजीर आजम के लिए वो ख्वाब देख रहे हैं? देखिए यार, सुनिए, आपने कहा कि चेयरमैनशिप से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। देखिए, तारीख से हमें सबक सीखना चाहिए। एक वक्त था कि जब कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद कर रही थी, तो गांधी जी के पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उनकी अवाम में पजीराई थी। उस तबके में, जिस तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो हावी रहे सियासत पे। मैं समझता हूं कि इमरान खान अब ओहदों के मोहताज नहीं रहे, वो लोगों की आवाज बन गए हैं। उनके पास वजारत उज़्मा का ओहदा हो या ना हो, उनके पास कोई पार्टी का ओहदा हो ना हो, वो जहां भी होंगे पार्टी को कंट्रोल वही करेंगे, पार्टी पर वही गालिब दिखाई देंगे, पार्टी उनके विजन को फॉलो करेगी, पार्टी उनकी लाइन को टो करेगी। ठीक, पार्टी उन्हीं को फॉलो करेगी और उन्हीं के लाइन को टो किया जाएगा। वो चेयरमैन रहे ना भी रहे, लेकिन क्राउड पुलर तो जरूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये मौजूदा महंगाई है, इसकी वजूहात क्या है और हुकूमत के पास प्लान बी क्या है, इसी बारे में बात होगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले बातचीत की है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हालात भी कशीदगी का शिकार है और मौशी हालात तो बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हुकूमत ये कहती है कि किफ़ायत शारी की पॉलिसी पे हमें गमजन होगा और मुल्क का जो मुकदमा है वो बैरूनी सतह पर लड़ना होगा। जिस तरह जनीवा कन्वेंशन में इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान साहिबा इस वक्त गई हुई हैं, तो पाकिस्तान का मुकदमा किस हद तक मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा? आया
IMF अगर नवी जो रिवेन्यू है वो मुकम्मल नहीं करता और रिव्यू मुकम्मल ना होने पर पाकिस्तान को डॉलर मुंतकिल नहीं होते, तो किस तरीके से हमें मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उनसे नबुरदाज़मा होना पड़ेगा? बेहतरी के इम्कानात कहाँ पर रोशन हो सकते हैं? कराची के हवाले से बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर से होंगे या जमात इस्लामी और MKM दोनों को राज़ी कर लिया जाएगा? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंदोखेल साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। मंदोखेल साहब, सबसे पहले बात का आगाज़ करता हूँ महंगाई के हवाले से। कमर ज़मान कायरा साहब ये कहते हैं कि महंगाई कम करने आए थे लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गई। हमें ये देखना होगा कि ज़िम्मेदार कौन है। सर, ज़िम्मेदार है कौन? उस पर ज़िम्मेदारी किस तरीके से डाली जाएगी और अवाम तक फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट हैं वो किस तरीके से मुंतकिल किए जाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन अगर देखा जाए तो जो इस वक्त हुकूमत है, यानी हमारी जो हुकूमत है, हम जिम्मेदार है, मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। उसके वजह से महंगाई रात रात नहीं आती है, न 24 घंटे के अंदर आती है। इसके लिए एक थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है। आपको याद होगा सिंध में पाकिस्तान की क्या अंग्रेज के दौर में भी इतना बदतरीन सैलाब नहीं आया जो इस मरतबा है। अभी 27 दिसंबर के बीबी शहीद की बरसी में हम लोग जा रहे थे, अभी तक पानी खड़ा है क्योंकि सिंध एक लेवल जमीन है, तो पानी की निकासी के जो है ना, इसमें मैं शुरू में भी कहता आ रहा है कि कम से कम 2 साल लगेंगे। अब इस हवाले से यकीनन जब पानी अभी तक खड़ा है और तो फसलें कहाँ से होगी। और बलूचिस्तान का अगर आप ले ले तो 85% उनका दारोमदार पंजाब के ऊपर था। पंजाब गंदम उसको प्रोवाइड करता था क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका या रेगिस्तान या इस टाइप के जो एग्रीकल्चर है वो ना होने के बराबर है। तो उस हवाले से भी यकीनन वहाँ भी तबाही आई है, और अगर तबाही नहीं भी आती तब भी वहाँ पंजाब बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में जो खुराक के हवाले से है वो पंजाब 85% उसको मुहैया कर दे। अभी कल ही की खबर है कि वजीर आला पंजाब ने कहा है कि 6 लाख बोरिंग के हवाले से पंजाब हुकूमत से हमने रिक्वेस्ट की, जो कि ताहाल नहीं मिला है। तो इस हवाले से यकीनन ये कैद तो पहले से पता था कि ये कैद होगा, लेकिन इस हवाले से ये आप ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना पड़ेगा। और फिर सबसे बढ़कर पंजाब जो एक बड़े भाई का किरदार अदा कर रहा है, तो उस हवाले से चूँकि पंजाब में तबाही बिल्कुल ही कम था क्योंकि सारा 90% जो सिंध जो है ना वो पानी में डूब चुका है, और इसी तरह बलूचिस्तान, पुख्तनख्वा और जनूबी पंजाब के कुछ पार्ट मुतासर हुए हैं। तो इस हवाले से पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा इस हवाले से। और पंजाब में PTI की हुकूमत है, पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत है, और बलूचिस्तान में भी उनकी पार्शली इनकी इत्यादी है, उनकी हुकूमत है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ज़मीनी हक़ाइक़ को भी आपको देखना होगा। यकीनन गंदम जो है ना वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इस हवाले से हुकूमत जो है ना वो कोशिश कर रही है कि गंदम जो है ना इम्पोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जो फसलें हैं, जो मजीद फसलें आएंगी वो आएंगे मार्च और अप्रैल में, और मार्च अप्रैल तक इस गैप को पूरा करने के लिए यकीनन हुकूमत पाकिस्तान को गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मंदोखेल साहब, आपने कहा कि जमीनी हक़ाइक़, बिल्कुल जमीनी हक़ाइक़ को देखना चाहिए, सब कुछ दुरुस्त है। कितने अरसे तक आप ये सारा कुछ साबका हुकूमत पे डालते रहेंगे? अब तो आपको 9 माह से ज्यादा अरसा हो गया है। अच्छा, आपका बुरा हुकूमत का अवाम जो है वो कब तक यही बातें सुनती रहेगी? देखिए, यकीनन आप सही फरमा रहे, हर हुकूमत आती है तो पिछले के ऊपर डाल देती है। PTI ने भी यही कहा, उससे पहले नून लीग ने भी यही कहा। आपकी बात बिल्कुल वजन है इसमें, लेकिन इसका थोड़ा सा ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो मैंने आपके सामने बयान की है, ये भी एक रियलिटी है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। तो यकीनन मौजूदा हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, मगर ये भी हकीकत है कि महंगाई जो है ना वो सूबाई चैप्टर है, और पाकिस्तान की 80% आबादी पे PTI की हुकूमत है। तो सबसे पहले तो ये सवाल वफाकी हुकूमत और सिंध सूबे की बजाय जो 80-85% आबादी के ऊपर हुकूमत है वो PTI की है, वो जिम्मेदार है। यकीनन हम भी जिम्मेदार है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी रियलिटी देख लें कि 18वीं तरमीम के बाद ये चैप्टर जो है ना वो सूबों में चला गया, चाहे अमन के हवाले से हो, चाहे महंगाई के कंट्रोल के हवाले से। और यकीनन वफाकी हुकूमत जो है ना उनके पास कोई इस तरह इख्तियारात नहीं है कि वो सूबों में मॉनिटरिंग सेल बनाए, ये सूबे खुद बनाती है। और इससे पहले MIT जैसे होती थी, मेंबर इंस्पेक्शन टीम वज़ीर आला का, चारों सूबों का, वो उनकी जिम्मेदारी है। फिर जो लोकल आपके जो मजिस्ट्रेट है वो मजिस्ट्रेट बाकायदा छापे मारते हैं। तो ये सारी
सूरत-ए-हाल तो वफाक के अंडर है, वफाक के अंडर नहीं है, सूबों के अंडर है, तो सब वफाक इस हवाले से क्या कर सकती है। बाकी सिंध की सूरत-ए-हाल तो आपके सामने मैंने रख दिया है। ये मजीद सिंध का जो सूरत-ए-हाल है, मुझे नहीं लग रहा है कि अगले आपकी तमाम बातें ठीक हैं। पाकिस्तान का मौशी स्ट्रक्चर इस वक्त तबाही के दहाने पे है, उस पर गलतियां किसकी हैं उसका तदारुक होना चाहिए, ये सारी बातें ठीक है और वज़रा भी यही बातें कर रहे हैं। लेकिन आज आप पाकिस्तान के तमाम अखबारात को उठा के देख लीजिए, हैशटैग अपनी मईशत को जानिए के उन्वान से एक ऐड लगवाया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसके ऊपर ये बात लिखी गई है। आपने कुछ ही देर पहले कहा कि पानी अब भी खड़ा है तो फसलें कहां से होंगी, तो उसमें यह लिखा गया है कि इस साल हमारी जो ग्रोथ है उसमें 25 से 30% एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ है। तो फिर हमें यह बता दीजिए कि जमीनी हकायक कौन से हैं, वो जो बोले जा रहे हैं या वो जिसको छपवाया जा रहा है। आप मुझे बता दो ये किस शख्स ने कहा कि ग्रोथ हमारी ज्यादा हुई है, जरा उसका नाम तो बता दे मुझे। मैं हुकूमत पाकिस्तान के ऐड की बात कर रहा हूं जो आज तमाम पाकिस्तान के अखबारात में शाया है। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की जिस शख्स से कहा है वो इंतहाई जाहिल आदमी है। उसको ये पता नहीं है कि सिंध पानी में डूबा हुआ है, उसको ये पता नहीं है कि बलूचिस्तान तबाह हो चुका है, उसको ये पता नहीं है जनूबी पंजाब और पख्तूनख्वा कुछ हिस्से हो चुका है। तो ग्रोथ कहाँ से बढ़ी है? ग्रोथ तो कम हुई है। मैं मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म, मगर मैं उस एक्सपर्ट से पूछना चाह रहा हूँ, जाहिल शख्स से किसने कैसे सर्वे कर दिया उसने? आपको पता है कि सिंध आप आइए, आप और मोहतरम आज़म साहब आ जाए, मैं आपको सिंध का दौरा करता हूँ। आज भी पानी खड़ा है और अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है। लोग साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपने बड़ी सच्ची बात की है, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान का ऐड है, ये ऐड किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, ये ऐड हुकूमत पाकिस्तान का है। वजारत तलकात आमा ने इसे जारी किया है और इस ऐड के जो पैसे हैं वो करोड़ों रुपए में है। ये तो फिर इसका मतलब है हुकूमत जो है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये अवाम के साथ फ्रॉड कर रही है, झूठ बोल रही है, झूठी जी तसल्लियां दे रही है। देखिए, आपको चंद पिछले हफ्ते मेरे याद होगा, पिछले महीने मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। ये पाकिस्तान का तबाही सवाल जो है ना, ये बड़ा गर्क, ये रिश्वत सतानी, ये सब के सब ब्यूरोक्रेट करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। 45 से 50% ये तरक्याती कामों में कमीशन लेते हैं। कई MNA 5% लेते हैं, कई 5% लेते भी नहीं है। मगर जब हुकूमत बदल जाती है तो यही ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो ऐशी करती है, और वो जो MP MNA मिनिस्टर है वो नेब के और एंटी करप्शन वो फला अदारे के कटहरे में खड़े होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी करा रही है, ये मजे लूट रहे हैं, ये जाली अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये गोश्त मुलाजिम रख रहे हैं। और हर हुकूमत में, अब मैं अपनी कमेटी का बताऊं, मैं खसूसी कमेटी कौमी असम्बली का मैं इसको हेड कर रहा हूं। अभी जब से इनको पता चल गया कि एक जाला चेयरमैन आ गया तो उन्होंने जाली भर्तियां शुरू की है। किसने की है? ये इन्हीं ब्यूरोक्रेसी ने की है जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है, मगर बज़ाहिर तो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर है, मगर ये करप्शन के बादशाह है। इनको कुछ नहीं कहा जाता है क्योंकि ये सब कुछ उनकी हाथ में होता है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने जो जाहिल बोला था वो इसी ब्यूरोक्रेसी को बोला था, उसी जाहिल शख्स को बोला था जिसने ये रिपोर्ट बनाई। जरा उसका नाम बता के मेरे साथ टीवी में बिठा दे और याद उसको बता दे, आइए मेरे साथ सिंध का दौरा कर ले, आप भी चले तो आपको नजर आ जाएगा कि पूरे सिंध पानी में डूबा हुआ है। तो फसलें कहाँ से बढ़ी है? फसलें हुई नहीं है। मनोखेल साहब ठीक, ये भी बात ठीक। दूसरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर वजारत तजारत ने, सनअत व तजारत ने 165 गाड़ियां दरामद करने की मंजूरी दी है, जो मर्सिडीज गाड़ियां। एक तरफ LCs नहीं खुल रही, कंटेनर्स की भरमार हुई पड़ी है बंदरगाह के ऊपर, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट हमारी मुतासिर हुई है और हम ये कह रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट जो है ये कम हुई है 14%। ये भी उस इश्तिहार में है कि 14% इंपोर्ट कम हुई है। तो फिर ये गाड़ियां मर्सिडीज किसके लिए मंगवाई जा रही हैं? एक तरफ अवाम बदहाली के शिकार है और दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियों की दरामद के फैसले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं शदीद इसकी मुखालफत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि मर्सिडीज गाड़ियाँ 165 कौन सा शोरफा के लिए मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि वज़रा तो छोटी गाड़ी में घूम रहे हैं, जो मौजूदा वज़रा है या माओ नखोसी, उनको तो करोला दी है जो कि इनसे 10 गुना ज्यादा उनके पास अच्छी गाड़ी है। तो ये जो गाड़ियाँ आप बता रहे हो, मुझे नहीं इसके नॉलेज, आपकी बात के ऊपर मैं तबसरा कर रहा हूँ। तो ये कौन मंगा रहा है और कौन सी शोरफा के लिए ये मंगाए जा रहे हैं, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं इख्तलाफ करता हूँ ऐसी हरकतों से। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, ऐसी हरकतों से इख्तलाफ करते हैं। अभी आपने की 18वीं तरमीम की बात की है, तो जरा ये तो बता दें कि अभी 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात हासिल थे, उसी 18वीं तरमीम के तहत कितने पैसे किस सूबे के रोके हुए हैं, वो जुम्मेदार कौन है?
نہیں دوبارہ ذرا سوال کر لیں, میرے پوری بات سمجھے نہیں آپ کے. 18ویں ترمیم کے تحت صوبے بے شک با اختیار ہیں, ذمہ دار ہیں, لیکن صوبوں کو جو پیسے ملتے تھے وفاق سے جو روکے گئے ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ دیکھیں یہ آپ NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہو. NFC ایوارڈ یقیناً ایک فارمولا آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یہ طے ہوا ہے, اور یہ یقیناً جو وفاقی حکومت آتی ہے تو وہ جو ان کی ناپسندیدہ صوبہ ہوتا ہے ان کو یہ ساری چیزیں وہ ضرور اس کو انڈرمائن کرتی ہے, کیونکہ ماضی میں سندھ کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور خود جو PTI نے 162 ارب کا یا 120 ارب کا سندھ کے لیے کیا ہے اس میں 1 ٹکا نہیں دیا ہے, اور سندھ کا حصے کے نہیں دیے. یقیناً آپ کا اشارہ پختونخوا یا اس کی طرف ہوگا, پنجاب کی طرف ہوگا NFC ایوارڈ کا, مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں معلوم, لیکن یقیناً جو معاشی صورتحال اس حوالے سے وہ NFC ایوارڈ کے تحت جو نا وہ صوبوں کو جو اس کا حق ہے وہ نہیں ملا ہوگا, میں اس کو ایگری کرتا ہوں. مندوخیل صاحب, اگر دیکھا جائے تو تمام جو بجلی کے منصوبے ہیں یا تو مسلم لیگ نون نے لگائے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے لگائے, مہنگے ترین بجلی کے منصوبے, اور اب جا کے سردیوں کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, حکومت وقت اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ مہنگا تیل جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالر خرچ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ مہنگے جو بجلی کے منصوبے لگائے گئے, پھر اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, بجلی کے منصوبے تو لگانے پڑتے ہیں, چاہے مہنگے ہو یا سستے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی تو ہر گھر کی ضرورت ہے, پانی ہر گھر کی ضرورت ہے, گیس ہر گھر کی ضرورت ہے. اب اس میں جو اس وقت جو بھی حکومت تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہو یا قانون لیگ کی طرف ہو, تو انہوں نے جو لگایا ہوگا تو یقیناً مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے یا اس وقت کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یا اس وقت جو کمپنیوں کے ریٹ تھے یا جو بھی سلسلہ تھا اس کے تحت کیا ہوگا, اور یہ ہوتے ہی انٹرنیشنل بیڈنگ کے لحاظ سے. تو اس حوالے سے کوئی مس ہیپ اگر ہوا ہے. مندوخیل صاحب, میرا اشارہ اس طرف نہیں, میرا اشارہ ہے فرنس آئل کے اوپر, امپورٹڈ آئل کے اوپر. جب آپ نے امپورٹ کرنا ہو, مہنگی جو پیداوار اس کی لاگت جو ہے اس میں جو اضافہ آئے گا, میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کے سوال سے پہلے ایک تھوڑا سا سجیشن بھی آپ کے تھرو اپنی حکومت کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مجھے پتہ ہے کہ لگ بھگ جو بجلی کے جو کمپنی ہے یا ان کے جو ملازمین ہیں ان کی 40,000 یونٹ سے زیادہ جو ہے نا ان کو فری مل رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے اگر آپ تجزیہ نگار ہمارے محترم صافی حضرات جب MNA منسٹر کی پیٹرول کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو ملتا نہیں ہے پیٹرول, منسٹروں کو ملتا ہے, یہ جو 40,000 سے زیادہ یونٹ فری میں مل رہی ہیں ملازمین کے افسران کو, اس کی کٹوتی ہونے چاہیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو دوسری پراپرٹی ہے, جو لوگوں کے پاس 10-10, 20-20 بنگلے جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں اور اس کا کوئی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, لوگوں نے انویسٹر کے طور پہ لیا ہے. اور جو گاڑیاں ہیں, ابھی میں پچھلے مہینے برطانیہ میں تھا تو مجھے وہاں ایک چھوٹی گاڑی کے ایک دوست بتا رہا تھا کہ 1,20,000 روپے میں اس کی 6 مہینے یا غالباً سال بتا رہا تھا کہ اس کا میں باقاعدہ اپنی گاڑی کا ہر سال ٹیکس جمع کرتا ہوں اس میں. تو یہاں تو کوئی نہیں ہے, 8,000 سلنڈر کی گاڑیاں ہیں اور 10-10, 20-50 بنگلے لوگوں نے رکھے ہیں پوش ایریا میں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر ہم اگر خیال رکھے, دھیان رکھے, تو یقیناً جو نا ہمارے ملک جو معاشی صورتحال ہے اسے بچ جائیں گے. ہم کب تک قرض دیتے رہیں گے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے مندوخیل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بالکل بند ہونے چاہیے, چاہے وابڈا ہو چاہے کسی کا ہو. تو ساتھ میں اس وقت جو برے حالات ہیں اس میں ارکان اسمبلی کی سیلری اور دیگر معاملات بھی ختم کرنے چاہیے. ارکان اسمبلی ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ اربوں بتی ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں الیکشن پہ لگا کے آتی ہے. ان کی سیلریز, ان کے پیٹرول ہاؤس یہ بند ہو جانے چاہیے تاکہ عوام کو پتا چلے ہمارے نمائندے جو ہے وہ بڑی شوق کساری کر رہے ہیں. رانا عظیم صاحب, بالکل آپ کے تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ ذرا پوچھ تو لیں کہ ہماری سیلری کتنی ہے. 1,71,000 کی نہیں ہوگی. جن سے میں کہہ رہا ہوں اوور آل بات کر رہا ہوں, چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 100 روپیہ ہو, ایک مثال تو بنے گی نا. جی میری گزارش سن لیے, میں ایز اے وکیل جب میں MNA سے پہلے میرے ایوریج انکم تھی مہینے کے 25 سے 30 لاکھ روپے ہر مہینے کی, اور ابھی وہ میرے نیل ہو گئی ہے اور میں 1,70,700 روپے جو مجھے سیلری مل رہی ہے نیشنل اسمبلی سے, اس میں میرے جو ملازم میں نے اسلام آباد میں رکھے ہیں ان کا بھی خرچہ اور
तनख्वाह पूरे नहीं होते हैं। और दूसरी बात, बलूचिस्तान असम्बली के MPS के तनख्वाह कोई 3.5 लाख है, पंजाब की इसी तरह है, सेनेटरों की 4-4 लाख रुपए है। तो ये सब खत्म होने चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे कहता हूँ, जो एक MNA सेनेटर अगर खिदमत कर रहे हैं तो उस हवाले से जो 1,71,000 है ये भी खत्म होने चाहिए। और पेट्रोल और ये लग्जरी आसाइश और ये सारी चीजें जो ना बंद होनी चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। किफायत शारी की पॉलिसी पे अगर गामजन होना है तो उसके लिए आगाज खुद से करना पड़ेगा, करनी चाहिए। बेहतरी के इम्कान तभी रोशन हो सकते हैं। खुद को मिसाल बनाएं तो फिर आप आवाम तक भी बेहतर पैगाम पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और नज़ीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।